हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंसारी ई क्लासेस। दोस्तों, मैं आप सबको आज इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी का एक प्रयोग है लाइकली, उसका प्रयोग बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार से मेरे चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो में मैं आप सबको ऐसे अंग्रेजी का प्रयोग बताऊँगा जिसका प्रयोग करके आप दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम उस तथ्य पर आते हैं कि कैसे अनुवाद या ट्रांसलेशन किया जाता है। जैसे कि हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वाक्य का अंग्रेज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पहचान जानने की आवश्यकता होती थी। पहचान जानने के बाद उस पहचान के अकॉर्डिंग हम रूल अप्लाई करते थे और रूल को फार्मूला पर फिट करते थे। उसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता था। उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर भी उपरोक्त नियम सभी नियम दिए गए हैं जो आपको अंग्रेज़ी बनाने के लिए आवश्यकता होगी। जैसे पहचान में है, जब वाक्य में किसी कार्य के होने की संभावना का भाव प्रकट हो, अर्थात लाइकली का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होगा जहाँ संभावना का भाव प्रकट हो या संभावना दिया गया हो। जैसे आज बारिश होने की संभावना है। एक और वाक्य अपने हिसाब से लेते हैं, आज मेरे इलाहाबाद जाने की संभावना थी। आज उसके वापस आने की संभावना है। तो आपका रूल दिया गया है। रूल में है टू बी वर्ब के साथ लाइकली प्लस इन्फिनिटिव। वैसे दोस्तों, आप में से बहुत कम ही होंगे जिन्हें टू बी वर्ब और इन्फिनिटिव के बारे में जानकारी होगी। वैसे मैं आप सबको लाइकली के साथ साथ टू बी वर्ब और इन्फिनिटिव इन दोनों की जानकारी भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लाइकली को जानेंगे, उसके बाद आगे इसी वीडियो के अंत में टू बी वर्ब और इन्फिनिटिव मैं आप सबको दोनों ही चीज़ें बताऊंगा। लेकिन संक्षेप में इसका वीडियो मैं आप सबको अलग से दूंगा। लेकिन संक्षेप में टू बी वर्ब और इन्फिनिटिव ज़रूर बताऊंगा। जैसे फार्मूला दिया गया है, सब्जेक्ट टू बी वर्ब प्लस लाइकली प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूले में हम एक एक तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट वह शब्द होता है जो किसी कार्य को करता है। जैसे आज उसके घर आने की संभावना है। उसके जो है वह आपका सब्जेक्ट होगा। आगे है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब जानने से पहले हम वर्ब को जानते हैं। वर्ब उसे कहते हैं जिनसे काम का होना पाया जाता है, या अगर हम सरल भाषा में कहें कि जिसके अंत में ना लगा रहता है, अपने सामान्य रूप में वह आपका सब्जेक्ट होता है। और लाइकली का प्रयोग यहाँ पर हम पढ़ ही रहे हैं तो उसे आगे जानेंगे ही। प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मैं आप सबको आगे ही बता रहा हूँ। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर कार्य किया जाता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा लाइकली का प्रयोग जानने का हम प्रयास करते हैं। जैसे आज बारिश होने की संभावना है। इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। आज अध्यापक के देरी से आने की संभावना थी। टीचर वाज लाइकली टू कम लेट टुडे। कल सीजीएल का परिणाम जारी होने की संभावना है। इट इज़ लाइकली टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ सीजीएल टुमारो। दोस्तों, एक बात इसी वाक्य में हम जानेंगे, इट्स जो दिया गया है, इट के बाद जो ऊपर लगा गया है एक सिंबल है, उसे हम एपस्ट्रॉफी कहते हैं। एपस्ट्रॉफी वह शब्दों को संक्षिप्त कर देता है। ईट प्लस इज, बीच में एपस्ट्रॉफी लग गया है, आई को संक्षिप्त कर लिया है।
इसका सीधा अर्थ है इट इज। तो आगे देखते हैं इसी प्रकार के वाक्यों को। जैसे आगे दिया गया है, कल विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस मनाने की संभावना थी। स्टूडेंट्स वेयर लाइकली टू सेलिब्रेट टीचर्स डे यस्टरडे। यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट में टाइपिंग में गलती हो गई, लेकिन स्टूडेंट्स होगा। आगे है 26 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत आने की संभावना है। ऐसा वैसा संभावना है नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एज अ सेंटेंस यहाँ पर दिया है। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज लाइकली टू विजिट इंडिया ऑन 26 जनवरी। वैसे दोस्तों एक बात आप सबको और स्पष्ट कर दूं, किसी भी बड़े पद के लिए उसके पहले आर्टिकल द अवश्य लगता है। जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, द CGI, इसी प्रकार द प्रिंसिपल, द मैनेजर। ऐसे जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनके नाम के पहले द अवश्य लगता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था पहले से ही कि इसी वाक्य में हम टू बी वर्ब और इन्फिनिटिव को भी जानेंगे, लेकिन संक्षेप में। जैसे कि वर्ब वह होता है जिनसे कार्य का होना पाया जाता है, या सामान्य रूप में अपने मूल रूप में जिसके अंत में ना लगा रहता है। वैसे आपका ये मेन वर्ब नहीं है, ये टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब जो आपका यहाँ पर दिया गया है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, यह आप सबका टू बी वर्ब है। इसे मैंने टेंस और नंबर के हिसाब से यहाँ पर श्रेणी में दिया है। यहाँ पर मैंने ग्राफ में दे दिया है। इज जो है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है सिंगुलर नंबर में, आर प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर में, आई एम प्रेजेंट टेंस में ओनली विथ आई, लेकिन आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। वाज पास्ट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ, वेयर पास्ट टेंस में प्लूरल नंबर के साथ। अब हम नंबर जानने का प्रयास करेंगे। नंबर क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नंबर, नंबर मतलब संख्या, मतलब वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी अन्य शब्द की संख्या को बताता है। संख्या एक है या दो है। जैसा कि हम संस्कृत और हिंदी में जानते हैं एक वचन, दो वचन और बहुवचन होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो आगे देखते हैं इन वचनों को अथवा नंबरों। जैसा नंबर में आपका होता है, पहला सिंगुलर है वह शब्द जिससे सिर्फ एक का भाव प्रकट होता है, मतलब जिससे सिर्फ एक तत्व के भाव प्रकट होता है, वह आपका सिंगुलर होता है। जैसे आगे में यहाँ पर दिया गया है, मैं यहाँ पर दिया हूँ प्लूरल वह शब्द जिससे एक से अधिक का भाव प्रकट हो, मतलब वह शब्द जिससे एक से अधिक का भाव प्रकट हो या एक से अधिक तत्व उसमें विद्यमान हो। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहते हैं, प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। जैसे बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब सिर्फ एक तत्व, एक लड़का, एक तत्व मतलब जिसमें एक ही हो। बॉय एक लड़का, बॉयज़ बहुत से लड़के, बॉयज़ बहुत से लड़के हैं, मतलब आपका प्लूरल है, मतलब जिसमें सिर्फ एक तत्व निहित हो वह आपका सिंगुलर होगा। जिसमें मोर देन वन एलिमेंट हो वह आपका प्लूरल होगा। बॉय सिंगुलर है एक लड़का, बॉयज़ एक से अधिक लड़के। यहाँ पर टाइपिंग में त्रुटि हो गई है। गर्ल एक लड़की, गर्ल्स एक से अधिक लड़कियाँ। मैन एक आदमी, मैन एक से अधिक आदमी। वैसे दोस्तों अगले में वीडियो में आप सबको नाउन का एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है मैं बताऊंगा। तो आगे इसके बाद हम देखते हैं इन्फिनिटिव को। इन्फिनिटिव क्या होता है इसे भी हम संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं।
जैसे दिया गया है इन्फिनिटिव मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से मेन वर्ब का बनने वाला नया रूप इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव वाक्य में क्रियात्मक संज्ञा का कार्य करता है। वाक्य में इन्फिनिटिव कहीं भी आए वह अपने अंत में ना नी उच्चारण देता है। जैसे नीचे दिया गया है टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, जो कोष्ठक में ना ऑब्लिक नी दिया है वह आपका उच्चारण है। जैसे टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना, टू प्ले खेलना। मतलब किसी भी मेन वर्ब के प्रथम रूप के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं तो वह आपका बनने वाला वर्ब का नया रूप इन्फिनिटिव कहलाता है। तो आगे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है वह पढ़ना जानता है। ही नोज हाउ टू रीड। जैसे मैंने बताया था इन्फिनिटिव वाक्य के अंत मतलब शब्द के अंत में हमेशा ना ऑब्लिक नी कर देता है, जिसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है ब्लैक के द्वारा। काले रंग से मैंने हाईलाइट किया है इन्फिनिटिव को। वह पढ़ना जानता है। यहाँ पर पढ़ना ना आया तो स्पष्ट रूप से इसका यह आपका इन्फिनिटिव है। ही नोज हाउ टू रीड, यहाँ पर रीड के पहले टू आया है, इसका यही उच्चारण वहाँ पर पढ़ना दिया है। टू रीड इन्फिनिटिव है, इसका उच्चारण हिंदी अर्थ में ना दिया है। जैसे आगे है मैं लिखना जानता हूँ, यहाँ पर भी लिखना है, ना आया है मेन वर्ब के रूप में। आई नो हाउ टू राइट, टू राइट है जो आपका मेन वर्ब के प्रथम रूप के पहले टू आया है, इसका अर्थ के साथ अंत में उच्चारण ना आया है, यह भी टू राइट भी आपका इन्फिनिटिव है। जैसे आगे है बच्चे क्रिकेट खेलना जानते हैं, यहाँ पर खेलना है। चिल्ड्रेन नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले है अर्थात जो प्ले है इसके पहले टू लगा है और टू प्ले का हिंदी अर्थ खेलना ना लगा है, यह भी आपका इन्फिनिटिव है। वैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि वह पढ़ना जानता है, लेकिन यहाँ पर हाउ टू मैंने लिखा है तो इसका भी एक प्रयोग होता है। मैं आप सबको आगे आने वाले वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड करके बताऊंगा। जहाँ भी दोस्तों आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और जो भी नया प्रयोग आप जानना चाहते हैं उसे भी कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आप सबको उसे बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद।